मित्रों, पंडित इलाचंद जोशी जी ने बताया कि पिताजी के पास से कुछ चुनी हुई और दुर्लभ वस्तुओं का एक अच्छा पुस्तकालय हमें विरासत में प्राप्त हुआ था। जब मेरी वय 5 वर्ष के करीब रही होगी, तभी पिताजी ने मेरी शिक्षा का श्री गणेश कर दिया। पढ़ने का शौक़ मुझ में जन्मजात था। इसका परिचय स्वयं मुझे और मेरे घर वालों को तब लगा जब मैं ककहरा सीख चुकने के बाद हर दूसरे या तीसरे दिन एक पुरानी पुस्तक समाप्त करके एक नई पुस्तक की मांग करता। उन दिनों इंडियन प्रेस में हिंदी रीडर्स एक पूरी सीरीज के साथ में प्रकाशित होती थी। उस सीरीज की पुस्तकें एक सुंदर से पीले रंग के कागज़ के आवरण पृष्ठ द्वारा इंडियन प्रेस की सुंदर सी छपाई के साथ सुसज्जित रहती। मैं उस आवरण पृष्ठ से इस कदर परिचित हो चुका था कि पिताजी जब कोई नई रीडर मेरे लिए लाते थे तो देखकर मैं उछल पड़ता था। लगता था कि वह मेरे लिए ही छपी है। उस सीरीज की पुस्तकों से मुझे इस कदर प्रेम हो गया कि मैं सपने में भी अक्सर उसी को देखता रहता था। प्रत्येक रीडर को मैं इतनी जल्दी पढ़कर समाप्त कर देता था कि स्वयं तेज गति से आश्चर्यान्वित था। उन पुस्तकों के प्रत्येक पृष्ठ में मुझको विस्तृत जीवन की झलकियाँ मिलती थीं। वे मुझे दूर दूर के विविध परे लोगों का दर्शन कराती थीं। उनमें परीलोक की सुंदर कहानियों के अतिरिक्त जीवन और जगत के संबंध में विविध प्रकार की जानकारियाँ पाकर मैं अपने प्रतिदिन के सुपरिचित जीवन के तथ्यों की तुच्छ और अनावश्यक समझने लगा था। तभी से मेरे मन में अपने सभी संगी साथियों की कहानियाँ सुनाने और लिखने की प्रवृत्ति की बीजारोपण होने लगा। स्कूली जीवन में मैंने अपनी 9वीं वर्षगांठ के बाद प्रवेश लिया। उसके पहले दोनों बड़े भाई चारूचंद्र और हरिश्चंद्र स्कूल जाने लगे थे। उनके स्कूल जाने पर मैं अकेला रह जाता था। बैठे बैठे कोई पुस्तक हाथ में लेकर किसी परीलोक में सैर करने लगता था। किसी अपरिचित महाद्वीप के देशों में भटकने लगता था। कुछ समय तक यह स्थिति सुखद प्रतीत हुई, किंतु बाद में मैं स्वयं ही स्कूल जाने के लिए विकल होने लगा। उन दिनों अल्मोड़ा में प्रमुख रूप से 2 स्कूल थे, एक सरकारी स्कूल और एक ईसाई पादरियों द्वारा स्थापित रामदेव मिशन स्कूल। जब मैंने 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया, तब एक और नए स्कूल की स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा हुई। इस सोसाइटी की स्थापना मद्रास के अडियार नामक स्थान में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा हुई थी। उसी शाखा के एक प्रमुख कार्यकर्ता श्री आरनडेल अल्मोड़ा आए थे। हम बच्चे उन्हें अरुणडेल कहते थे। उन्होंने नए स्कूल की स्थापना की। पिताजी ने मुझे इसी स्कूल में भर्ती करवा दिया। संयोग से स्कूल में प्रधानाध्यापक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि पंडित सुमित्रा नंदन पंत के बड़े भाई पंडित हरिनंदन पंत नियुक्त हुए थे। मैं स्कूल की 3री कक्षा में भर्ती हुआ था। पंत जी के नेतृत्व में उक्त स्कूल की व्यवस्था बड़े ही सुचारू रूप से चलने लगी थी। सभी अध्यापक बड़ी लगन से बड़े प्रेम से बच्चों को पढ़ाने में एक अपूर्व उत्साह और सुख का अनुभव किया करते थे। अध्यापकों के उत्साह से हम बच्चे भी बहुत उत्साहित होकर पढ़ते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं तो सारी पढ़ाई को पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में ग्रहण करता था। मैं पहले दिन कक्षा में पढ़ने गया तब अपने संकुचित स्वभाव के कारण अपने सहपाठियों से अपने को अलग मानकर एक कोने में चुपचाप सिमटा बैठा रहा। महीनों तक एक भी सहपाठी से हिल मिल नहीं पाया। मेरे सहपाठी मेरा अलगाव देखकर मुझे बरबस छेड़ते और बनाते थे। मैं जानकर मन ही मन एक प्रकार के झूठे गर्व का सा अनुभव करता था और खुश होता था कि मेरे सहपाठी मुझे मारने पीटने के बजाय मुझसे बात करने के लिए बड़े इच्छुक हैं। हमारे एक अध्यापक हमें ड्राइंग सिखाया करते थे। वो पुराने ढंग के और बहुत ही सीधे साधे किस्म के व्यक्ति थे। वे एक काली और मैली सी दुपट्टिया टोपी पहनते थे। पता नहीं वे किस कारण मेरे प्रति पहले दिन से ही विशेष कृपालु हो गए। उनसे मैं तनिक ठिठाई के साथ बातें करने लगा था। एक दिन मैं क्लास में
प्रतिदिन की तरह चुपचाप और संकोच में सिमटा हुआ अपनी जगह बैठा था। मेरी सीट आगे की कतार में थी। उस समय हमारे अध्यापक ने सहजता अपनी तेज जेब से पेंसिल निकाली और बार बार मेरी ओर देखकर कागज़ पर कुछ रेखाएं खींचने लगे। मैंने ढिठाई से पूछा, पंडित जी आप बार बार मेरी ओर देखकर क्या लिख रहे हैं? पंडित जी ने कागज़ से उठाकर मेरी ओर हाथ बढ़ाया। अब बोले, देख लो मैं क्या खींच रहा हूँ। मुझे एक लड़के की आकृति दिखाई दी। मैंने उत्साहपूर्वक पंडित जी के पास देखा और पूछा, ये किसका चित्र है? पंडित ने कुछ गंभीर होकर कहा, तुमने भी पहचाना नहीं? जब तुम स्वयं अपने को नहीं पहचानते हो तो तुम दूसरों को क्या पहचानोगे? ये कर उस चित्र में एक दो रेखाएं और जोड़कर उन्होंने वो कागज़ मेरे हाथ में थमा दिया और बोले, जाओ इसे घर ले जाओ और इसके मूल्य के रूप में 2 पैसा लेते आना। मैं चित्र को ले गया और जाकर घर वालों को दिखलाया और कहा, इसका मूल्य 2 पैसा है। मैं कल 2 पैसे लिए बिना स्कूल नहीं जाऊंगा। अपने गुरु की बात विश्वास न करके कोई बात तब उस वय में मेरे मन में किसी भी कारण से नहीं उठ सकती थी। गुरु पूजा की बात मुझे किसी ने सिखलाई नहीं थी, पर अपने बड़ों के मुंह से जब जब गुरु पूर्णिमा की बात सुनता रहता था, मेरे मन में विश्वास अटल रूप से जम गया कि ये चित्र मेरा है ही है। मैं उसे बार बार देखता, सोचता था कि मैं ऐसा ही हूँ। उस समय मन में शंका बड़े जोरों की उठ रही थी, किंतु मुझे दृढ़ विश्वास हो गया था कि पंडित जी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मेरे पिताजी ने जब चित्र देखा तब वे कुछ देर तक चुपचाप मुस्कुराते रहे और कुछ न बोले। मेरे दोनों भाई देखकर बहुत हंसे और बोले, तुम्हारा चित्र कैसे हो सकता है? ये तो किसी आवारा छोकरे का है। पंडित जी ने तुमसे जो 2 पैसे ठगने के लिए झूठ मूठ का चित्र बनाकर तुम्हें थमा दिया है। भाइयों के ऐसा कहने पर माँ को भी लगने लगा कि मैं ठगा जा रहा हूँ। फिर भी मैंने किसी तरह से रोध होकर 2 पैसे माँ से झड़क लिए और गुरु जी को अर्पित कर दिया। इस घटना के कारण हो या अन्य किसी कारण से मेरे घर वालों के मन में उस दिन से यह बात जम गई कि जिस स्कूल में मुझे पढ़ने को भेजा गया है वह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है और मेरी पढ़ाई तभी हो सकेगी जब मैं सरकारी स्कूल में भर्ती हूँ। अरुण रेल स्कूल में 3री कक्षा पास करने पर मुझे सरकारी स्कूल की 4थी कक्षा में भर्ती करा दिया। सरकारी स्कूल में मुझे ये अनुभव हुआ कि वहाँ की प्रतिद्वंदिता सचमुच काफ़ी कड़ी है। उस समय बिना किसी के कुछ सिखाए सभी छात्रों से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति मेरे भीतर जाने कैसे पनपने लगी। इसलिए मैं घबराया कि अगली कक्षा में मुझसे योग्य और परिश्रमी छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। ये सोचकर परेशान रहा कि मैं किस उपाय से सबसे आगे बढ़कर कक्षा में अपनी धाक जमाने में सफल हो सकूं। 4थी कक्षा में भी मैं अपनी पढ़ाई की अति गंभीर रूप से लेने लगा और हाई स्कूल के छात्रों से भी अधिक बड़े दायित्व का बोझ मेरे ऊपर ले लिया। उनमें जो कुछ पढ़ाया जाता मैं उससे बड़े ध्यान से सुनता और समझने की चेष्टा करता। विशेषकर अंग्रेजी सिखाने में मेरी ललक ऐसी प्रबल थी कि मैं घर से पढ़े हुए पाठ में आए हुए शब्दों का अर्थ मन ही मन रटता रहता, इस स्पष्ट उद्देश्य से कि फिर जीवन भर इन शब्दों का अर्थ कभी भूलूं नहीं। केवल पठित पाठकों के शब्दों तक ही मेरा उद्देश्य सीमित नहीं था। मैं आगे पढ़ाए जाने वाले पाठों को भी घर पर पढ़ता रहता और पिताजी से कठिन शब्दों का अर्थ पूछता और याद करता जाता। इस तरह धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में अपने सभी सहपाठियों से बाजी मार लेने के लिए समर्थता रखता हूँ।